हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है सक्सेस प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा 1275 पद की तैयारी हेतु सीरीज़ नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो सीरीज़ नंबर 1 से लेकर सीरीज़ नंबर 7 तक इसी चैनल पर यानी कि सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पर वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। अब बात की जाए साथियों सेट डिस्कशन की, सेट बनाने का हमें फ़ायदा क्या होता है, तो सेट और किस तरीके से बनाना चाहिए, ऐसा एक मुद्दा है। हम इस सेट सीरीज़ नंबर 8 को तो यहाँ से शुरुआत करेंगे ही। इससे पहले थोड़ा सा आपसे बातचीत कर लेते हैं। बात ये कहना है कि सेट बनाने का मतलब होता है कि प्रश्न और उसको थोड़ा सा डिस्कशन करना है, थोड़ा डिटेल में जाना होता है। लेकिन आप देखेंगे कई यूट्यूब चैनल पे कि वहाँ पे प्रश्न जैसे ही उन्होंने रीड करा यानी कि प्रश्न को पढ़ा, उसके बाद आंसर बताया, और कुल मिला के अब बताइए 100 प्रश्न है। 100 प्रश्न को कंप्लीट करने में अगर आप 1 मिनट भी देते हैं साथियों तो कितना होता है, आप देख लीजिएगा। 60 प्लस आप देते हैं 60 यानी कि 60 मिनट देते हैं तो 1 घंटा होता है। और मान लीजिए 40 मिनट और देते हैं तो कितना हो जाता है, 1.5 घंटा प्लस होता है। जबकि आप यूट्यूब पर देखेंगे तो प्रत्येक सेट को आपको 45 मिनट, 48 मिनट, 38 मिनट इस ड्यूरेशन में कंप्लीट कर दिया जाता है। तो आप बताइए आपका सेट प्रैक्टिस जो है वो सेट प्रैक्टिस करने का क्या फ़ायदा हुआ। आपने उसके रिलेटेड जो है कोई भी की पॉइंट को आपने पढ़ा नहीं, ना ही जाना। जल्दी जल्दी होड़ लगी हुई है। तो आपको होड़ नहीं लगी हुई साथियों, यूट्यूबर जो है उनको होड़ लगी हुई है। अपने सेट को क्या करना है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करके व्यू कंप्लीट करना है, उनको अपना व्यू बढ़ाना है। तो बताइए आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा उन्हीं लोगों का होगा जो जल्दी जल्दी सेट को कंप्लीट करेंगे। तो साथियों मेरा क्या एजेंडा है, मेरा एक एजेंडा यह है कि सब्सक्राइबर मेरे भी बढ़े, व्यू मेरे भी आए। लेकिन क्या है कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं जब तक सेट को पहले पढ़ूंगा नहीं, उसको सॉल्व नहीं करूंगा, डिस्कस नहीं करूंगा, समझूंगा नहीं खुद से, तभी तक मैं वीडियो अपलोड करने वाला नहीं हूँ। तो साथियों आप सभी लोग जो पेशेंस के साथ मेरे साथ बने हुए हैं, उन सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इसी तरीके से सेट जब तक मेरे द्वारा कंप्लीट ना कर लिया जाए मैं सेट अपलोड नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग मेरे चैनल पर बने रहेंगे और हम सेट का बेहतरीन डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको यहाँ वादा करता हूँ कि आप भूलेंगे नहीं साथियों। और जब आप भूलेंगे नहीं तो आप बताइए एक प्रश्न से 3 से 4 फैक्ट निकलते हैं, हो सकता है 8-10 फैक्ट निकलते हैं। तो ठीक है 8-10 फैक्ट नहीं जानेंगे, कम से कम 4 से 5 फैक्ट तो जानेंगे ही जानेंगे, नहीं तो सेट प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। और उस तरीके से सेट प्रैक्टिस जो है वो ना ही किया जाए तो बेहतर है। अब बताइए वो प्रश्न है और उसके बाद नीचे जो है आंसर दे दिया गया है, तो वो तो बुक आप भी खरीद के उसको डिस्कस कर सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, आंसर टिक कर सकते हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे सेट प्रैक्टिस करने का। साथियों आप मेरे साथ बने रहिए। आप यकीन मानिए मैं सारे सेट को यहाँ पे कवर करूँगा जो मैंने टारगेट किया है। और वह मुझे लगता है कुछ ही हो सकता है ऐसा कि कुछ सेट छूट जाए, लेकिन सारे के सारे सेट कंप्लीट किए जाएंगे। कुल मिला के 3 मिनट से ऊपर मैंने आपसे बातचीत की और अपने अभी तक मेरा जो यह भाषण जो है यानी कि स्पीच जो आपके लिए लाभप्रद होगा साथियों अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो वीडियो स्टार्ट करते हैं 2 से 3 मिनट देखें फिर स्किप। अरे यार क्या फ़ायदा, मेरा नहीं किसी भी यूट्यूबर का वीडियो आप देखें तो कंप्लीट देखें, सेट खुद से कंप्लीट करें यार। आप अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे हैं। तो चलिए सेट को स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वह आकस्मिकता निधि से संबंधित है। यह आर्टिकल जो है इसमें से यह कौन सा आर्टिकल है साथियों जो कि आकस्मिकता निधि से संबंधित है। और एक बात और, मैं इस सेट में और स्लो चलूँगा, मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं है। वीडियो कंप्लीट करने में 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट 1.5 घंटा भी लग जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। व्यू 10 आए 20 आए 50 आए 500 आए कोई दिक्कत नहीं, सेट कंप्लीट होगा। और याद करके जाना है, अगर मैंने इस सेट में टाइम दिया है तो यह सेट मेरा होगा और मुझे इसे हासिल करना है। तो चलिए अगर बात किया जाए वह संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कि आकस्मिकता निधि से संबंधित है, तो साथियों वह आर्टिकल 267 है। बात किया जाए तो यह 267 आर्टिकल है वह संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है।
और इस निधि को भारत की आकस्मिकता निधि कहा जाता है। और यह निधि जो होता है वह भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 ईस्वी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी या इसकी गठित की गई थी, यानी कि इसका गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 2 को पढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न में क्या है कि निम्न में से किस आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो साथियों यह जो है सरकारिया आयोग ने यह जो है सिफारिश किया था अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने के संबंध में। आर एस सरकारिया जो है उन्हीं की अध्यक्षता में गठित हुई थी सरकारिया आयोग, और उन्होंने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की संस्तुति की थी, या कह सकते हैं कि सिफारिश की थी। और बात किया जाए तो इसकी स्थापना साथियों, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। ठीक है, 1990 में की गई थी। याद करते जाएंगे, याद होते जाएगा और एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है। 3 नंबर में क्या कह रहा है साथियों कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो यह था साथियों 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, अब बात करें इसकी तो यह जो है 61वां संविधान संशोधन जो है वह 1989 के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो आप इसे याद करेंगे कि 21 से आयु घटा के 18 वर्ष जो कर दी गई वह किस अधिनियम यानी किस संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो वह 61वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। याद हो रहा है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो अखंडता नहीं है, लोकतंत्रात्मक नहीं है, संघीय नहीं है या पंथ निरपेक्ष नहीं है। तो साथियों आपने भारत की जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा होगा तो उसमें देखे होंगे कि उसमें संघ का कहीं भी उल्लेख नहीं है। और इस दरोगा सीरीज से पहले जिस समय मैं वीडियो नहीं बनाया करता था उस समय मैं जीडी किया करता था, उस जीडी में भी इसके बारे में कई बार डिस्कशन हो चुका है और संघीय से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान जो है उसकी प्रस्तावना में संघीय शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। और भारतीय प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बंधुत्व इन सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि आम चुनावों में भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो साथियों यह क्या हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, क्या यह मौलिक कर्तव्य है? ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो साथियों यह दे रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो यह तो दायित्व है ही है, और संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना। ठीक है, तो ये आपका साथियों ऑप्शन नंबर ए, बी और सी आपका यह मौलिक कर्तव्य में शामिल है। लेकिन आम चुनाव में यानी कि जो जनरल चुनाव होता है इलेक्शन, उसमें मतदान करना, वोट करना साथियों यह मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 नंबर में क्या कह रहा है कि लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। तो लोक लेखा समिति जो है वह किसकी समीक्षा करती है? तो साथियों वह जो है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा मतलब क्या होता है साथियों? जांच करती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बात किया जाए तो लोक लेखा समिति जो होती है वह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा जो दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी दस्तावेज होता है या प्रतिवेदन होता है या जो भी कागजात होता है, फाइल होता है, उन सभी की क्या करती है? जांच करती है। और बात किया जाए तो इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है? तो कुल समिति के इसमें सदस्य संख्या 22 सदस्यों की होती है, जिनमें से 15 लोकसभा के और तथा अगर बात किया जाए राज्यसभा से कितने होते हैं? तो कुल मिला के राज्यसभा से 7 होते हैं। तो यह 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा को ऐड कर दें तो यह 22 सदस्य हो जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7।
साथियों आशा करते हैं कि आपको यह डिस्कशन भी समझ में आएगा और आपका जो यह क्रम है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने का, यह आपको देखिएगा परीक्षा जब आप हॉल से निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस तरीके का सेट प्रैक्टिस हमें कितना काम आया। और साथियों अगर मेरा मेहनत सफल लग रहा है, मेरा लग रहा है कि मेहनत रंग लाएगा और आपको यहाँ पे वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, डिस्कशन करने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और साथ ही साथ अपने ग्रुप में इस चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7। दोस्तों 7 नंबर में क्या कह रहा है? 7 नंबर में ये कह रहा है कि नीचे दिए गए जो तथ्य हैं उन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दे दिया गया। और फिर क्या कह रहा है कि भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सुकुमार प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। तो ये तो आपका सही हो गया। फिर बोल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है, कह रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रमा, महिला के संदर्भ में पूछा जा रहा है, देवी थी। तो ये भी आपका सही है, यानी कि कौन सा है? ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगर बात किया जाए प्रश्न संख्या 8 की, तो 8 में क्या पूछा जा रहा है? 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? साथियों मैं आपको याद करा दूंगा, ये प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है आप इसे स्टार मार्क लगा लेंगे, मैं आपको याद ही करा दूंगा, एकदम ईजी है। देखिए बोला जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक है, और प्रश्न आएगा और आप याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हम हैं, यानी कि बिहार, ठीक है। बिहार के बाद अगर बात किया जाए है, बिहार में है, और फिर बात किया जाए यूपी की, तो मेरा भाई बिहार यूपी भाई भाई ये 2 जगह है। फिर अब उसके बाद साथियों बात किया जाए तो महाराष्ट्र में भी है, बात किया जाए साथियों तो कर्नाटका में भी है, और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो साथियों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी जो है वह विधान परिषद है। लेकिन है कहाँ पे नहीं? अब बताइए, कर्नाटक में है मैंने बोल दिया, आंध्रा में बोल दिया है, और तेलंगाना में है, तो कहाँ नहीं है साथियों? तमिलनाडु में नहीं है। आपका आंसर तमिलनाडु में हो जाएगा। देखिए याद कराते हैं, बिहार हो गया, यूपी हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और उसके बाद तेलंगाना हो गया, और फिर बात किया जाए तो आंध्रा हो गया। तो यहाँ पे इन 6 राज्यों में जो है वह क्या है साथियों? विधान परिषद विद्यमान है, इसके अलावा नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों सदस्यों में से एक थे? संस्थापक जो जितने भी सदस्य मिलकर किए हुए थे उनमें से एक कौन थे? तो साथियों यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है उसके अनुसार अगर बात किया जाए तो वह राम प्रसाद बिस्मिल थे। अब बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बारे में, ठीक है। तो यह क्या था? एक क्रांतिकारी संस्था था, और इसका उद्देश्य क्या था साथियों? तो इसका उद्देश्य था युवा क्रांतिकारियों में जागरूकता फैलाना। अंग्रेजों का क्या हो रहा था? अंग्रेजों ने जो शोषण पद्धति अपना ली थी उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, और साथ ही साथ देश को स्वतंत्र कराना। अगर बात किया जाए साथियों कि यह जो है इसका देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के लिए यह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था, ठीक है, और इसका गठन कानपुर में किया गया था। बात किया जाए तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है उस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, और उसकी स्थापना जो है संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल थे जो कि अध्यक्ष थे, और राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेंद्र चंद्र थे, चटर्जी थे, और चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। अब बात की जाए 10 में, तो पूछा जा रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क, यानी कि फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क जो था वह इसका वास्तविक संस्थापक था, जो कि 1509 से 1515 तक था, ठीक है। इसकी स्थापना जो है इसी के द्वारा किया गया। वास्तविक इसका संस्थापक फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी, और फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा को जीता था। यह अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण जीत हुई थी। अगर बात किया जाए प्रश्न संख्या 11 में, तो क्या पूछा गया है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का
अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो यह अंतिम प्रमुख विस्तार जो है वह ब्रिटिश का भारतीय क्षेत्र में डफरिन के कार्यकाल के समय हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और 1 जनवरी 1886 ईस्वी को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय क्या था कि इस समय भारतीय वायसराय जो है वह लॉर्ड डफरिन था, तो इन्हीं के कार्य में यह अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन से थे। तो इलाहाबाद से 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व जो है मौलवी लियाकत अली के द्वारा किया गया था। नाना साहब ने कानपुर से और तात्या टोपे जो है इनके सहयोगी थे, इनके द्वारा भी नेतृत्व किया गया था। उसके बाद बात किया जाए अवध क्षेत्र का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया और झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इलाहाबाद में 1857 के जो संग्राम में विद्रोहियों की कमान जो है वह मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी और बाद में यहाँ के कई विद्रोहों को कर्नल नील ने समाप्त किया था। प्रश्न संख्या 13 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग किए थे। तो वह था साथियों खेरा में तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था प्रत्यक्ष रूप से, राजकोट सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से, असहयोग आंदोलन में भी वह प्रत्यक्ष रूप से थे, लेकिन यह वायकोम जो है आंदोलन उसमें क्या था, ये प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हुए थे। अब बात किया जाए वायकोम सत्याग्रह की, तो वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, जबकि बात किया जाए खेरा, राजकोट तथा असहयोग की, तो इन सभी आंदोलन में इनका नेतृत्व खुद गांधी जी के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 14 में क्या कहा गया है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है। तो साथियों यह इंद्र को समर्पित है, इंद्र को ही वह प्रथम स्थान दिया गया है, सर्वाधिक मंत्र भी इंद्र को ही समर्पित है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो इंद्र ऋग्वेद की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है और जिसे 250 सूक्त समर्पित है, यानी कि इंद्र देवता को 250 सूक्त समर्पित किया गया है और यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता के रूप में पूजे जाते थे या इन्हें माना जाता था। उसके बाद इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता भी माना गया था। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित थे। अगर बात किया जाए साथियों अग्नि की, तो अग्नि को कितना था 200, इंद्र को कितना था साथियों, इंद्र देवता को 250 सूक्त समर्पित था। ठीक है, ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित थे और वह इस काल में दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्राचीन काल में तीर्थकर शब्द संबंधित है, यानी कि तीर्थ पर दिया जाने वाला कर संबंधित है, तो वह किससे है साथियों, जैन से है। ठीक है, तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। देखिए यहाँ पे तीर्थकर नहीं है, ठीक है, तीर्थकर एक साथ है। सॉरी अगर मैंने टैक्स की बात कर दी इसलिए। तो तीर्थकर जो है उसका क्या मतलब होता है, तो यह जो है वह इसका संबंध जैन धर्म से है। बात किया जाए जैन धर्म की, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और इसके अंतिम अगर बात किया जाए अंतिम तीर्थकर की, तो वह वर्धमान महावीर हुआ करते हैं, जो अंतिम तीर्थकर यानी कि 24 तीर्थकर हुए थे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। ये जो ऑप्शन है उसमें से कौन से जो विद्वान थे वह कनिष्क के दरबार से इनका संबंध नहीं है। तो साथियों पतंजलि जो है वो कनिष्क के दरबारी नहीं थे। ठीक है, वह शुंगकालीन विद्वान हुआ करते थे। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 17 में कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। ठीक है, यानी कदम, चोल, चेर और पांड्य, इसमें से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं किया गया है। तो साथियों यह कदम जो है उनका उल्लेख संगम साहित्य में कहीं भी नहीं है। संगम साहित्य की बात करें तो वहाँ केवल चोल, चेर और पांड्य राज्यों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 18 में
कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो सबसे पहले साथियों भीम द्वितीय ने इन्हें पराजित किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जब 1178 ईस्वी में पाटन के यानी कि गुजरात का जगह पड़ता था वहाँ पर हुआ था, जिसमें यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरीके से परास्त किया था। यह गौरी की भारत में पहली पराजय हुई थी और गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। प्रश्न संख्या 19 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था साथियों? ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात किया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही वह शख्स था जिसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। तो ये तो था ही साथियों, ये था ही। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इस काम को क्या किया था, पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल जो है वह क्षतिग्रस्त हो गई थी। वह क्या हुआ था, बिजली के गिरने से, तरित जो है जिसके गिरने से वो इसकी चौथी मंजिल को हानि हुआ था। इसके बाद क्या किया था फिरोज शाह ने, उस पर उसको यानी कि चौथी मंजिल को तो रिपेयर करवा दिया, साथ साथ 2 अतिरिक्त मंजिल को भी बनवा दिया। यानी कि यहाँ पे A B D यानी कि तीनों के तीनों शामिल है। इसमें गियासुद्दीन तुगलक जो है यह कुतुब मीनार से बनाने का यानी कि उनके निर्माण से इनका संबंध नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो यह कबूलियत और पट्टा का प्रारंभ शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, शेर शाह सूरी ने इस पद्धति को अपनाया था और इसे किसानों की बेहतरी के लिए ही लागू किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बात किया जाए तो यह क्या होता था, तो उसमें क्या होता था, एक कबूलियतनामा होता था जिसे किसान क्या करता था, एग्रीमेंट कहिए इसको, उसे कबूल करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा कर जो है वह अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। अकबर ही वह प्रथम सुल्तान था, प्रथम शासक था साथियों, जिसने हिंदू और मुस्लिमों को निकट लाने का प्रयास किया। तो कैसे निकट लाने का प्रयास किया, तो इस अपनी उदार नीति के कारण उसने क्या किया था, 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर जो है यानी कि तीर्थों पर जो कर लगाए जाते थे उसे भी उसने समाप्त कर दिया। और 1564 ईस्वी में उसने क्या किया था कि जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाने वाला कर था, तो इसे भी अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया। प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ठीक है, बात किया जाए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो यह उसमें कुल 194 सदस्य देश है। ठीक है, जो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी साथियों? 1948 को। और किस डेट को? तो 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और कुल कितने सदस्य देश है इसमें? तो कुल 194 सदस्य देश हैं इसके पास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है उस किस राज्य में स्थापित है? तो साथियों यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहले है किनकी प्रतिमा, किनकी मूर्ति है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। उसकी अगर बात की जाए ऊंचाई की तो यह 597 फीट की इसकी ऊंचाई है और यह नर्मदा जिले में स्थित है जो कि गुजरात में पड़ता है। और बात किया जाए तो यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और स्टैच्यू ऑफ जो है यूनिटी जो है वह पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची सबसे बड़ी मूर्ति हुई थी। ठीक है, अगर मीटर में बात किया जाए तो यह 182 मीटर ऊंची है। अगर बात किया जाए इसके निर्माणकर्ता की तो इस मूर्ति को लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बनाया है और इस मूर्ति के शिल्पकार रामवी सुतार है। ठीक है, रामवी सुतार इसके शिल्पकार हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ और बात करें तो आपने एक और नाम सुना होगा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। यह जो है यह प्रतिमा संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है जो कि
आपको 216 फीट ऊंची है और यह हैदराबाद में स्थित है। इसके अलावा कई और प्रसिद्ध जो है मूर्तियाँ हैं, प्रतिमा हैं। जैसे बात किया जाए तो स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, यूनिटी वगैरह बहुत सारे हैं। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 24 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो साथियों वह पहली भारतीय महिला अरुंधति राय है, जिन्होंने 1997 में बुकर प्राइज जीता था। ठीक है, तो यह कौन हो जाएंगी, अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो यह थी वह अरुंधति राय थी। और किरण देसाई जो थी उनको द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स के लिए 2006 में बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। और बात किया जाए अरुंधति राय को उनके किस रचना के लिए बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, आप नोट करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे। मुझे लगता है सुन के भी ज़्यादा याद होता है। प्रश्न संख्या 25 नंबर में पूछा गया है कि विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो साथियों यह 17 जून को मनाया जाता है। अगर बात करें साथियों 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस साथियों, अर्थ डे। ठीक है, अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप याद रख लेंगे, मैं पर्यावरण लिख देता हूँ। पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और बात किया जाए 22 मई को, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इसे कट करके मिटा देते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न संख्या 26 नंबर में क्या पूछा गया है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है साथियों 1957 में की गई थी। ठीक है, और IAEA की मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957। मुख्यालय की बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं साथियों, ऑस्ट्रिया की वियना शहर में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है। तो साथियों यह महाराष्ट्र की एक लोक चित्रकारी है जिसे वारली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर मधुबनी की चित्रकारी की बात किया जाए बिहार की, तो यह मधुबनी चित्रकारी बिहार में प्रसिद्ध है। पंजाब में फुलकारी चित्रकारी प्रसिद्ध है। उड़ीसा में पटचित्र चित्रकारी प्रसिद्ध है। इस तरीके से हर राज्य में कुछ अलग अलग प्रकार की चित्रकारियाँ होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नाम क्या था साथियों। तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका कोडिंग था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा इसका पहला जो है वो कोड किया गया था परमाणु परीक्षण का। 18 मई 1974 को पोखरण में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। और भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण की बात किया जाए तो उस परीक्षण में कोड क्या किया गया था, ऑपरेशन शक्ति कोड किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है। साथियों यह दंडकारण्य क्षेत्र क्यों नाम पड़ा या दंडकारण्य क्यों पड़ा, तो वहाँ पे एक राक्षस हुआ करता था, एक जगह है, उस क्षेत्र को दंडकारण्य क्षेत्र या दंडकारण्य वन कहा गया। और यह जो है दंडकारण्य राक्षस के नाम पर इस जगह का नाम दंडकारण्य पड़ा था। तो यह पूछा गया है कि कौन इसमें से दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक इसका भाग नहीं है, जबकि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसका भाग है। तो जानिए कैसे कि दंडकारण्य क्षेत्र में क्या है कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल है। इसका विस्तार की अगर बात किया जाए, यह दंडकारण्य क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक करीब 3200 यानी कि 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ
एवं पूर्व में अगर बात किया जाए तो ईस्ट टू वेस्ट जो है इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। ठीक है, हुआ यूँ था कि दंडक राक्षस जो है उसी के आवास के नाम पर, यानी कि वो यहाँ रहा करता था, उसी के नाम पर इस वन का नाम दंडक वन बना और जिसका उल्लेख जो है वह रामायण महाकाव्य में आपको मिलता है। प्रश्न संख्या 30 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया। साथियों, यह पहली बार वन महोत्सव 1950 में मनाया गया था। तत्कालिक कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन शुरू किया था, तो उनके द्वारा जो है जिसका नाम क्या रखा गया था, वो वन महोत्सव रखा गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य मानव द्वारा निर्मित वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना था। वह जनता में वृक्षारोपण के प्रति रुचि पैदा करनी थी, जागृति पैदा करनी थी, उनके बारे में, उनसे होने वाले लाभों के विषय में उन्हें बताना था। ठीक है, और यह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है। साथियों, तो देसी नस्ल जो है वह इसमें से ऑप्शन में लाल सिंधी है। ठीक है, लाल सिंधी जो है वह गाय की एक देसी नस्ल है। प्रश्न संख्या 32 में क्या पूछा गया है, 32 नंबर में कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है। तो साथियों, इसका कच्छ की खाड़ी में जो है वह भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है। अब जानिए इसके बारे में। तो यह जो है प्रथम राष्ट्रीय समुद्री पार्क, इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना साथियों 1982 में की गई थी। ठीक है, और जो कि गुजरात के जामनगर जिले के कच्छ की खाड़ी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका क्षेत्रफल की अगर बात की जाए साथियों तो 162.89 यानी कि 162.89 यानी कि 89 किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लालरिंगनुमा का संबंध किस खेल से है। तो साथियों, इनका संबंध जो है वह वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से इनका संबंध है। यह जो है इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुष कैटेगरी में, पुरुष के 67 किलो कैटेगरी में यानी कि 67 किलोग्राम की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इन्होंने क्या जीता था साथियों, गोल्ड मेडल जीता था। किस कैटेगरी में जीता था, तो 67 किलोग्राम श्रेणी में, 67 किलोग्राम कैटेगरी में, या श्रेणी लिख देते हैं, श्रेणी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 में क्या पूछा जा रहा है कि यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो साथियों, यह जो है कार्लोस अल्कराज, जिन्होंने यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता, और उन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है। यह कौन है, स्पेन के निवासी है, स्पेन के खिलाड़ी है कार्लोस अल्कराज। इन्होंने किसे हराकर यह जीता है, तो इन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कार्लोस अल्कराज। पूछा जाएगा किस देश से है, तो इनका संबंध साथियों स्पेन से है। किस देश के खिलाड़ी को हराया है, तो इन्होंने नॉर्वे के जो कि कैस्पर रूड है उनको हराकर यह खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 35 में क्या पूछा गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है, सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, और दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया है। तो साथियों, पहले स्थान पर तो आ गए हमारे इंदौर हमेशा की तरह, दूसरे में क्या आ गए हैं साथियों, वह आ गया है सूरत, और तीसरे की अगर बात किया जाए तो वह हो गया है नवी मुंबई। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं, अगर पूछा जाए कि यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह रिपोर्ट शहरी आवास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, स्टार मार्क लगा लेंगे कि अगर पूछा जाए कि यह स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो जिसमें इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाए, वह किस मंत्रालय के द्वारा जारी जाता है, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 जो है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह रिपोर्ट शहरी आवास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36
36 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो 2022 में इंटरपोल की बैठक जो हुई थी उसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था साथियों। यह जो है कुल मिला के 90वीं यानी कि 90th जो है वह 90वीं जो है वह बैठक थी, ठीक है। और इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में हुआ था। इसका आयोजन कब हुआ था? अक्टूबर 2022 में साथियों किया गया था। इससे पूर्व अगर बात किया जाए तो भारत ने 1997 में इंटरपोल की मेज़बानी की गई थी। इससे पूर्व अगर प्रश्न में आ जाए तो कब किया गया था साथियों? 1997 में इसकी मेज़बानी की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो यह राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो साथियों पूर्वी चंपारण जो कि बिहार का हिस्सा है, जिला है, उसे यह पुरस्कार राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी क्षेत्र के इस जिले को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांतो पावो का संबंध किस देश से है? तो साथियों यह स्वांतो पावो जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, उनका संबंध जो है वह स्वीडन से है, वह स्वीडन के निवासी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो यह उदार शक्ति अभ्यास भारत तथा मलेशिया के बीच आयोजित एक वायुसेना अभ्यास है, यानी कि एयरफोर्स सैनिक एक्सरसाइज है। तो यह मलेशिया के साथ यह मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया है, एयरफोर्स एक्सरसाइज किया गया है, जिसका नाम है उदार शक्ति सैन्य अभ्यास, और इसका आयोजन मलेशिया में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? साथियों तो इसमें भारत को 43वां स्थान प्रदान किया गया है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है 2022 में भारत को 43वां स्थान यानी कि 43rd रैंक दिया गया है। अगर बात किया जाए पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ठीक है साथियों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, लाइक करने में कंजूसी नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, मुझे सपोर्ट होगा और मैं और ज़्यादा बेहतर एनर्जी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो पाऊंगा। चलिए प्रश्न संख्या 41 में क्या कह रहा है कि लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो साथियों यह विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है, जिसमें लीव नो वन बिहाइंड यह एक क्या था, एक शीर्षक था। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए विश्व खाद्य दिवस की, तो यह जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। विश्व खाद्य दिवस को नोट करते जाएंगे साथियों, यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 42 में क्या कह रहा है कि सालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो साथियों यह जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगर बात किया जाए तो इसे अगस्त 2022 में भारत के 75वें आर्द्रभूमि स्थल के रूप में रामसर सूची में शामिल किया गया था। इसे ये जो है ना वेटलैंड आपका सालबुग वेटलैंड, इसे क्या किया गया था 75 में रामसर साइट जो है ना उसमें 75वें रामसर सूची में इसे शामिल किया गया था। रामसर सूची में इसे स्थान दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया है? तो यह जो है टारगेट किया गया था उसे 17 जुलाई 2022 को प्राप्त कर लिया गया था। भारत सरकार ने 16 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यानी कि स्टार्ट अगर पूछा जाए साथियों तो स्टार्ट कब की थी? 16 जनवरी। ठीक है, 16 जनवरी 2021 को इसका कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था और इसका लक्ष्य 200 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य 17 जुलाई 2022 को प्राप्त कर लिया गया था।
ठीक है। और यह 16 जनवरी 2021 की जो शुरुआत हुई थी उसमें कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत के अंतर्गत 100 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य 21 अक्टूबर 2021 को, और बात किया जाए 200 करोड़ की तो वह 17 जुलाई 2022 को प्राप्त कर लिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 44, वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो साथियों, केंद्रीय बजट 2022-23 में कुल 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है, जिसकी कुल लंबाई साथियों कुल लंबाई की बात किया जाए वह 60 किलोमीटर की होगी, और इस परियोजना को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो कुल कितनी परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। 45 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? 45 नंबर प्रश्न में पूछा गया है साथियों कि तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनके जन्मदिन 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, कब किया गया है? 14 अप्रैल को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। 46 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो यह जो है भारत के द्वारा 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया जाएगा, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23वां शिखर सम्मेलन जो है वह भारत के द्वारा आयोजित तो किया जाएगा, लेकिन 2022 की बात करें तो 2022 में इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया था, और वर्तमान में एससीओ के कुल 9 देश है। एससीओ की अगर कुल देशों की अगर बात की जाए साथियों तो कुल जो है इसमें 9 देश है, और 2022 में कहाँ किया गया था? उज्बेकिस्तान में कब किया गया था? तो 2022 में किया गया था, और भारत में कब किया जाएगा? 2023 में हो भी चुका है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। 47 नंबर प्रश्न में साथियों क्या पूछा जा रहा है? 47 नंबर में कह रहा है कि युवा 2.0, ठीक है, युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इसका शुरुआत जो है वह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 की शुरुआत की है, और इस योजना का क्या उद्देश्य है साथियों? कि इस योजना का उद्देश्य है 30 वर्ष से जो कम आयु के लेखक हैं उनको प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान करना है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 48, यानी क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा जा रहा है कि द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह बिमल जलान के द्वारा लिखा गया है द इंडिया स्टोरी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिमल जलान कौन है साथियों? तो पूर्व आरबीआई गवर्नर बिमल जलान है, ठीक है, जिन्होंने यह पुस्तक को लिखा है। यह पुस्तक भारत में आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है, और इसका उद्देश्य है कि भारत की जो भी राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उनके भविष्य के लिए एक उदाहरण, एक मिसाल प्रस्तुत करना है, प्रदान करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है साथियों कि भारत की खारे पानी जो होता है उससे जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है, और इसका नाम क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। तो इसका नाम है रोशनी। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारी पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया है, और इस लालटेन को जलाने हेतु समुद्री जल का यूज़ किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम नहीं है? यानी कि इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन 4 उसमें से उड़ीसा का प्रथम स्थान नहीं है। साथियों, कई बार क्या होता है कि जब एग्ज़ाम देने जाएंगे और जब आप एक मोशन में होते हैं, वहाँ एग्जामिनेशन आपका माइंड जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, और आप क्या पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम है। आप नहीं पढ़ पाते, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा मिस करते हैं। तो चलिए, उड़ीसा का प्रथम स्थान नहीं है, उसको ढूंढते हैं। तो साथियों, कोयला में उड़ीसा का प्रथम स्थान नहीं है, यह झारखंड का आता है स्थान। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो खनन मंत्रालय 2021 जिसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें बॉक्साइट,
लौह और क्रोमाइट, ठीक है, इसके उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। स्टार मार्क लगा सकते हैं साथियों, इस प्रश्न में आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। जबकि कोयला के उत्पादन में पहला स्थान साथियों, पहले यह झारखंड का हुआ करता था, अब देखिए छत्तीसगढ़ यह स्थान प्राप्त कर लिया है कोयला के मामले में। छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या है। साथियों यहाँ पे एरिया नहीं पूछा है, प्रश्न संख्या में पूछा गया है कि यह वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है, तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 2.91%। साथियों यह प्रश्न को डिस्कस करने से पहले मैंने इस प्रश्न को कंप्लीट किया है, तत्पश्चात आपके सामने इसे डिस्कस कर रहा हूँ। साथियों समय लगेगा और अच्छे से अगर एक बार आप पढ़ जाएंगे, दिल से पढ़ जाएंगे, इस सेशन को आप पूरा कंप्लीट करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो मैं बताता हूँ आपको याद हो जाएगा। और याद हो जाएगा तो जानते हैं परिणाम क्या होने वाला है। प्रश्न इन्हीं सारे सेटों से यानी 149 लिस्ट सेट कराएंगे 139, जो कुल मिला के 13,900 प्रश्नों का होगा। तो प्रश्न आएंगे कहाँ से सर? प्रश्न तो यहीं से आने वाले हैं ना। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर नहीं देखने का मूड होगा तो फिर जहाँ से पॉज करेंगे फिर वहीं से स्टार्ट करके उसे दोबारा से देखने लगेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है साथियों कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है। तो साथियों इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद वर्मा को चुना गया है। विनोद वर्मा को क्यों चुना गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को चुना गया है, जबकि संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है। तो साथियों जो यह रिपोर्ट प्रदान की गई थी वह नीति आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी उसमें बोला गया है कि बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है साथियों 51.91% है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है। तो यह टूर्नामेंट जो है ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का वह इंग्लैंड के द्वारा जीता गया था। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर यह खिताब जीता था। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कुछ बातें। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और फाइनल मुकाबला जो है इंग्लैंड तथा पाकिस्तान के बीच खेला गया था। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर यह ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है अथवा नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यह है साइमन स्टील जो है उनको संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है। साइमन स्टील का अगर बात किया जाए तो इनका संबंध जो है वह ग्रेनेडा से है। कहाँ से संबंध है साथियों? ग्रेनेडा, इनका संबंध है ग्रेनेडा से साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 नंबर में क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है साथियों। तो इसे 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 में क्या कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान जो है वह शरत कमल अचंता को प्रदान किया गया है। तो वह क्यों प्रदान किया गया है, तो चलिए इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। राष्ट्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो राष्ट्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड शरत कमल अचंता को प्रदान किया गया। अगर पूछा जाए कि शरत कमल अचंता है वह कौन सा खेल खेलते हैं, तो साथियों वह टेबल टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस खेल खेलते हैं। टेबल टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस खेल से इनका
संबंध है साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। 58 में क्या कह रहा है? 58 में कह रहा है साथियों कि पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यह पिंडार जो है वह अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिंडार क्या है? पिंडार एक हिमानी नदी है जो अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा और पिंडार जहाँ पे मिलता है उस संगम को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ज्योग्राफी के प्रश्न में आपको डायरेक्टली आता है कि अलकनंदा और पिंडार के संगम को क्या कहा जाता है? तो साथियों कर्णप्रयाग कहा जाता है। साथ ही साथ एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पे मिलती है उस जगह को क्या कहा जाता है? उस संगम को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन साथियों 1953 में किया गया था और यह मृदा अपरदन एवं उसके दुष्परिणामों को रोकने के लिए यह केंद्रीय मृदा संरक्षण संगठन की स्थापना 1953 में किया गया था, ये लोगों को जागरूक करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है साथियों? 60 नंबर में कह रहा है कि प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? तो यह नाल्को जो है उसकी स्थापना साथियों फ्रांस के सहयोग से किया गया है। कुछ अन्य कंपनी हैं, जैसे अगर बाल्को की बात किया जाए तो यह बाल्को जो है वह रूस के सहयोग से किया गया है, और माल्को की बात किया जाए तो माल्को की स्थापना जो है वह इटली के सहयोग से किया गया है। इसके अलावा बात किया जाए वेदांता की, तो वेदांता की जो है स्थापना वह जर्मनी के सहयोग से किया गया है। और हिंडाल्को की बात की जाए तो हिंडाल्को की स्थापना, हिंडाल्को साथियों, हिंडाल्को उसकी स्थापना, ठीक है, हिंडाल्को की स्थापना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सहयोग से की गई है। आप इसे एक बार देख लें, फिर मैं इसे इरेज करता हूँ क्योंकि गंदा लग रहा है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि भारत की जलीय समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं? साथियों कुल मिला के भारत की जो जलीय समुद्री सीमा है उसके साथ कुल 7 देशों की सीमा लगती है, यानी कि 7 देश जो है वह जुड़े हुए हैं। तो बात किया जाए वह कौन कौन से देश है? तो साथियों वह पाकिस्तान है, वह मालदीव है, और वह श्रीलंका है, बांग्लादेश है साथियों, और म्यांमार है। इसके अलावा थाईलैंड है साथियों, और इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया है साथियों। ठीक है साथियों, क्या है साथियों? पहला पाकिस्तान, पहला नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं है, सारे के सारे लगे हुए हैं। एक पाकिस्तान हो गया, दूसरा साथियों मालदीव हो गया, एस फॉर श्रीलंका हो गया, बी फॉर बांग्लादेश हो गया, एम फॉर म्यांमार हो गया, और टी फॉर थाईलैंड, और आई फॉर इंडोनेशिया, जो कि आपको याद भी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ स्थित है साथियों? तो वह आर्कटिक महासागर में स्थित है। अगर बात किया जाए बोर्नियो द्वीप की, तो बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर में है साथियों। हिंद महासागर में कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप स्थित है। बोर्नियो द्वीप जो है, बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर में है। अगर बात किया जाए मेडागास्कर द्वीप की, तो वह भी हिंद महासागर में पड़ता है। और बात किया जाए न्यू गिनी की, तो वह न्यू गिनी, एक जिसे पापुआ न्यू गिनी भी कह सकते हैं, वह प्रशांत महासागर में यह द्वीप स्थित है। ठीक है, न्यू गिनी। पेन जब तक नहीं आ रहा है, मेरा ऑनलाइन ऑर्डर है, पता नहीं कितना दिन लेगा, तब तक तो साथियों इस राइटिंग को आपको सपोर्ट करना होगा। राइटिंग पर नहीं ध्यान देके कंटेंट पर ध्यान देना होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है साथियों? 63 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि शिमला, मंसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? तो साथियों यह लघु हिमालय का भाग है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। भारत के प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र जो कि शिमला, कुल्लू, मनाली जो भी है, ये इसी हिमालय स्थिति में है, इसी के अंतर्गत आते हैं। और इस क्षेत्र में अल्पाइन चारागाह भी प्राप्त होते हैं, यानी कि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64
भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो साथियों यह तुजू दर्रा है, वो भारत म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। भारत म्यांमार को जोड़ने वाला यह तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। और बुर्जिल दर्रा की बात किया जाए या बुर्जिला दर्रा की, तो वह श्रीनगर तथा गिलगित को जोड़ता है। इसके अलावा सिपकिल्ला दर्रा है, वह शिमला एवं तिब्बत को जोड़ता है। अगर इस टॉपिक को और थोड़ा सा लेट करेंगे साथियों तो मज़ा तो आएगा, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा होगा तो होगा, अगला सेशन और लंबा होगा साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 65, राकापोसी पर्वत कहाँ स्थित है? तो साथियों पाकिस्तान में स्थित है। राकापोसी पर्वत जो है पाकिस्तान में स्थित है। एक और बात, अगर आपको डिस्कशन और लंबा करना है तो कमेंट में लिखिए यस, अगर डिस्कशन लंबा करना है तो साथियों कमेंट में लिखिए, लंबा नहीं करना है तो नो लिखिए। ठीक है, आप कमेंट देंगे, उसी के आधार पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। फिर भी कम से कम 1 घंटा 15 से 20 मिनट तो आपको एक वीडियो बनाने में लगेगा ही लगेगा, डिस्कशन होगा ही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। 66 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? तो साथियों बात किया जाए अपवर्तनांक की तो इसका कोई मात्रक होता ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम है या अधिक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, चूँकि अपवर्तनांक का मात्रक होता ही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो साथियों यह विभवांतर को मापने में वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और पूछा जाए कि वोल्ट मीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार हैंस ऑरेस्टेड के द्वारा 1819 में किया गया था। ठीक है, 1819 में इसका आविष्कार किया गया था। और किसने आविष्कार किया था साथियों? तो इसका आविष्कार किया था हैंस ऑरेस्टेड। ठीक है, हैंस ऑरेस्टेड, टड लिखिए या टेड कर दीजिए। ठीक है, दोनों नाम आते हैं, अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो दोनों टाइप के नाम आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। 68 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, किस पर निर्भर करती है? तो साथियों यह द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर उसके फॉर्मूला की बात किया जाए तो हाफ द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर होता है, हाफ mv²। आप ऐसे याद कर लेते, समझेंगे नहीं, m फॉर मास और v फॉर वेलोसिटी। ठीक है, हाफ mv² इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है, और आपको फॉर्मूला से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, तो साथियों समझेंगे नहीं। और यूट्यूबर हैं जो आते हैं, मैथ का आंसर ये होगा, इस मैथ का आंसर ये होगा, अरे यार तो उसको सॉल्व करके तो बताओ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 69 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नियम के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसे जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 70 की बात किया जाए तो इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि जड़त्व का नियम प्रथम नियम को कहते हैं, और द्वितीय नियम की बात करें तो उसे संवेग का नियम कहते हैं, और तृतीय नियम की बात करी जाए तो उसे क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे मान लीजिए कि बॉल फेंके, उतना अगर जितना तेज गति से वो दीवार पर टकराएगा उतनी ही गति से वो आएगा, यानी क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक थप्पड़ में किसी गाल पर लगाता हूँ तो चोट लगेगा, जस्ट उसके हाथ को भी तो चोट लगेगा ना, तो क्रिया प्रतिक्रिया, तो ये तीसरा नियम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? यहाँ पे नहीं पे ध्यान देंगे भाई, ये बहुत बड़ा जो है ना वायरस है, तो यह किस पर निर्भर नहीं करता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान? तो साथियों यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए आपका वस्तु के द्रव्यमान यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान पर मैंने लगा दिया, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि यदि एक तरंग यानी कि एक वेव जो है उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसका तरंगदैर्घ्य जो है यानी कि वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों क्या हो जाता है, यह वेवलेंथ जो है वह घट जाती है, कम हो जाती है। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ेगी ना तो इसकी तरंगदैर्घ्य घट जाएगी। सभी प्रकार के तरंगों में तरंग के वेग और तरंगदैर्घ्य व आवृत्ति के बीच संबंध होता है। ठीक है,
त्वरण का वेग v बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घटेगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा घटेगा, ठीक है, यानी कि घटती है। प्रश्न संख्या 72 में क्या पूछा जा रहा है कि किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या यानी कि रेडियस के बीच क्या संबंध होता है। साथियों, आपने कई बार 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला ही होता है साथियों संबंध का, जो अगर बात की जाए r बराबर 2f, ठीक है, r बराबर 2f इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी जो है यानी कि फोकस तथा दर्पण की वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध होता है r बराबर 2f। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है। तो साथियों, इसे अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है। अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके पथ में परिवर्तन हो जाता है। जाहिर सी बात है, चेंजिंग आएगा, पथ में परिवर्तन होगा, तो यह जो घटना कहलाएगी उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है। साथियों, प्रतिरोधक जो है उसके व्युत्क्रम यानी कि अपोजिशन जो होता है उल्टा को, उसके क्या कहा जाता है, तो इसको चालकता के नाम से जाना जाता है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालक की विशिष्ट चालकता या विद्युत चालकता कहते हैं। और चालकता का मात्रक क्या होता है साथियों, ओम माइनस मीटर टू द पावर एन, यानी ओम माइनस m टू द पावर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। अब देखिए 75 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, आपने पढ़ा भी होगा। 75 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम से एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो यह साथियों बर्जिलियस महोदय के द्वारा दिया गया था। यह आप पढ़े होंगे शुरुआती कक्षा में जब रहे होंगे उसी समय, तो महान वैज्ञानिक जो है वह बर्जिलियस, उन्होंने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम से कि एक या दो अक्षरों में बनाया जा सकता है। यह इसमें कोई बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं है, आपको इसे डायरेक्टली याद रख लेना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है। तो इसे द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 77 यानी कि 77 नंबर में क्या कह रहा है कि ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों कुल मिला के इसमें 4 होती है इसकी संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब जानिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ग्रेफाइट जो है वह परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, और ग्रेफाइट जो होता है वह कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की लेड बनाने में, मशीनों में स्नेहक यानी कि मंदक के रूप में, और न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका काम किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। 78 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। 78 नंबर में कह रहा है कि विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अगले स्लाइड में देखते हैं कि भाई कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें ऑप्शन को पढ़ेंगे, ऑप्शन में क्या दे रहा है, इसमें प्रश्न में क्या बोला है कि नहीं है पूछा गया था ना। तो देखिए क्या है, गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसके बारे में कुछ अगर आपको डिस्कशन करना है तो मैं बताता हूँ कि ग्राहम का जो विसरण होता है उसका एक नियम होता है। उस नियम के अनुसार गैस के विसरण की दर उसके कणों के द्रव्यमान और वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब उल्टा होता है। जैसे 2 का उल्टा क्या होगा, 2/1 होता है ना, तो 1/2 हो जाएगा। 3 का उल्टा क्या होगा, 1/3। इसी तरह से उसका एक फॉर्मूला है, उसका यह व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। क्या कह रहा है साथियों कि क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, राइट पूछा जा रहा है। तो साथियों इसमें जो है ऑप्शन ए, क्षार लाल लिटमस को नीला बना देता है, तो ये सही है। क्षार जो होता है ना वो लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। क्षार में कड़वा स्वाद होता है,
क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं, यानी कि सारे के सारे कथन सही है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80 नंबर में पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी की बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है। तो साथियों वह है हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु जो है वह तत्व हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो साथियों यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है वह अस्थायी बोला जा रहा है, ठीक है, अस्थायी नहीं, फिक्सेशन के रूप में, तो वह धोवन सोडा का यूज किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। और जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट अथवा क्लोराइड लवण घुले होते हैं, तो इसे जल की अस्थायी कठोरता कहते हैं। यही कठोरता जल को मात्र उबालने से दूर नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। यानी क्या चीज़ को अगर आप पानी में घोलेंगे तो वह जिप्सम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साथियों यह होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है। अगर आप इसे पानी में घोलेंगे तो यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी याद करने की बात नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। तो साथियों निकेल और लोहा, ठीक है, इसे स्टेनलेस स्टील बनाने में मिक्स किया जाता है, तभी ये स्टेनलेस स्टील जो है वह तैयार होता है। निकेल क्या करता है, जंग लगाने से बचाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है। तो साथियों आर्कनोलॉजी जो है उसके अंतर्गत यह वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जो है मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। बात किया जाए साइनोलॉजी तो इसके अंतर्गत कुत्तों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि डॉग का अध्ययन किया जाता है। और बात करें एपिकोलॉजी के अंतर्गत मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। मधु में लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे, मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। और बात किया जाए इसके अलावा तो साइनोलॉजी कुत्तों से हो जाएगा, एपिकोलॉजी मधुमक्खियों से हो जाएगा, और आर्कियोलॉजी जो है वह मानव संस्कृति विकास क्रम का अध्ययन कराएगा, यह आर्कियोलॉजी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पेशी ऊतक कितने प्रकार की होती है। तो साथियों यह पेशी ऊतक जो है कुल मिला के 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो एक रेखित पेशी ऊतक होती है, दूसरा अरेखित पेशी ऊतक होती है, और तीसरा जो है वह हृदय पेशी ऊतक होती है। यानी कि आंसर आपका बी हो जाएगा। कुल मिला के 3 प्रकार की पेशी ऊतक होती है। प्रश्न संख्या 86 में क्या कह रहा है कि आनुवांशिक एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की यह जो है आनुवांशिक विविधता को क्या कहा जाता है। तो साथियों आपका आंसर में ही दिया हुआ है, ठीक है, आनुवांशिक विविधता कहा जाता है, भिन्नता है ना, तो ये आनुवांशिक विभिन्नता हो जाएगी, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या है, यानी कि कौन सा समूह जंतुओं का सबसे बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट है, तो वह है आर्थ्रोपोडा समूह, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो इस आर्थ्रोपोडा जगत के अंतर्गत जो है जलीय, स्थलीय, भूमिगत तथा आकाश में पाए जाते हैं, ठीक है। इन सब प्रकार के आवासों है इनका, और इसका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभक्त होता है। यह पृथ्वी पर लगभग 2/3 मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। यह आर्थ्रोपोडा जो है वह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। प्रश्न संख्या 88 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो साथियों कुल मिला के 4 प्रकार के प्रकोष्ठ पाया जाता है स्तनधारियों के हृदय में। मादा स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, और इस वर्ग के जंतु उच्च तापी एवं नियतापी होते हैं, अर्थात इनका जो शरीर होता है उसका ताप बाह्य वातावरण परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। प्रश्न संख्या 89 नंबर में क्या कह रहा है कि सेब के फल में लाली का क्या कारण होता है, किस कारण से फल जो है सेब का फल जो है वह लाल होता है।
तो क्या होता है, एक एंथोसायनिन नामक एक क्या पाया जाता है साथियों, एंथोसायनिन नामक एक वर्णक पाया जाता है। यह एंथोसायनिन सेब को लाल बनाता है, इसी के कारण सेब जो है लाल होता है। अगर बात किया जाए लाइकोपीन की, तो यह एक वर्णन होता है जो टमाटर के लाल रंग के कारण लाल रंग का के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। 90 में क्या कह रहा है कि जीव चक्र यानी कि जीवन चक्र जो है उसकी दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है। तो साथियों पुष्प जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर मिलकर प्रजनन अंगों का निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या 91। 91 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है साथियों, 91 नंबर में पूछा जा रहा है, दो सूची दिया हुआ है, अब उसको एक दूसरे से मैच करना है। तो चलिए सूची को पढ़ते हैं और मैच करते हैं। तो क्या कह रहा है कि सबसे छोटा बीज, साथियों सबसे छोटा बीज जो है वह आर्किड हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि सबसे छोटा गुणसूत्र, तो साथियों सबसे छोटा गुणसूत्र है वह शैवाल में पाया जाता है। अगर बात किया जाए सबसे छोटा पुष्प, तो साथियों सबसे छोटा पुष्प जो है वुल्फिया है। और अगला ऑप्शन है 4 नंबर में कि सबसे छोटी कोशिका जो है गैलीसेप्टिकम जो दिया है ना, तो गैलीसेप्टिकम जो है वह माइकोप्लाज्मा में इसका सबसे छोटी कोशिका है, जिसके माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम के नाम से एक साथ बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इसी नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या मिलाया, 1 का 3 मिलाया यानी कि 1 का 3, उसके बाद B2 का क्या मिलाया 1, ठीक है 2 का 1, यानी कि साथियों ये एक सीक्वेंस में जा रहा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। 92 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से संबंध इनमें से किसका है यह आपको बताना है। तो यह वाईवी रेड्डी समिति है जिनका संबंध मुद्रा आपूर्ति से है। 1998 की बात की जाए तो 1998 ईस्वी में आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन का सुझाव देने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। 93 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रुपए की परिवर्तनीयता जो चेंजिंग होती है, चंचलता, उसका क्या कारण है। तो साथियों यह क्या है, रुपए को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति है। इसका तात्पर्य पूछ रहा है, कारण नहीं पूछ रहा है। तो क्या होता है रुपए की परिवर्तनीयता उसको चेंज कर दे। मान लीजिए कि बार्टर सिस्टम जिस तरीके से नहीं होता है उसी एक मेथड पे काम करता है। तो यह क्या है, रुपए के अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94। 94 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो क्या साथियों 35 में किया गया था या 45 में किया गया था या 49 में किया गया था या 1955 में किया गया था। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और आरबीआई की स्थापना की बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक है, आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को, बहुत अच्छा लिखा रहा है भाई, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 95। 95 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो साथियों ऑप्शन के अनुसार रिफाइनरी उत्पाद है उसको सबसे ज़्यादा, ये 8 मूल उद्योग है ना, उसमें सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। क्यों दिया गया है, तो साथियों यह कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादक, इन सारे के सारे कुल मिला के 8 मूल उद्योग है। इन 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक महत्व रिफाइनरी उत्पाद को यह दिया गया है। अब देखिए आगे गणित के प्रश्न 96 से लेकर 100 तक, इसको क्या करना है अलग और यूट्यूबर्स के द्वारा इसको स्किप करना है और डायरेक्टली इसका आंसर बता देना है। वाह भाई, तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं आपके समक्ष। 96 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए बी सी डी 4 लगातार विषय पूर्ण संख्याओं का औसत है। तो यहाँ ए बी इधर है और सी डी इधर है, इसके बीच में औसत क्या दिया हुआ है साथियों 42। विषम की बात कर रहे हैं ना, लगातार विषय पूर्ण संख्याओं नहीं है, विषम है, यहाँ पे गलत है साथियों, विषम लगाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ 42 है, तो 42 से पहले क्या आएगा 41,
41 आएगा। 42 के बाद क्या आएगा 43, 43 के बाद क्या आएगा 45, और इससे पहले यहाँ पे क्या आएगा 39। बात को समझेंगे, यहाँ औसत दे रखा है, ठीक है। औसत इस दोनों का औसत क्या हो जाएगा 42, 39, 41, 43 और ये। तो पूछा जा रहा है कि बीच का दे रखा है 42, तो 4 जो है वह ABCD 4 लगातार विषम संख्या है, तो ऑड के बीच में क्या होगा इवन ही होगा ना। तो इससे पहले अब ये हो गया A आपका, ये हो गया B और ये C और ये D। अब क्या बोला जा रहा है साथियों कि B और D का गुणनफल यानी कि 41 और D के जगह पर क्या है 45 है ना। 41 और 45 का साथियों गुणनफल क्या होगा, तो ये तो मल्टीप्लाई आप भी कर सकते हैं 41 और 45 का। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 5 4 6 2 8, 1845। ठीक है साथियों, 1845 आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है 1845, देखते जाइए 1845 साथियों कहाँ दिया हुआ है 1845 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक वन में कुछ तोते हैं और कुछ हाथी है, ठीक है, और इसकी कुल 1746 टांगे हैं। टांगे कितनी हैं 1746 और सिर 858 है, तो तोतों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि कुल 1746 टांगे हैं। ठीक है, 1746 टांगे हैं, 1746 टांग है ना, यानी कि लेग्स है। और बात किया जाए सिर की, साथियों सिर की अगर बात करें तो सिर कितने हैं इसके पास, सिर जो है 858 है। ठीक है, सिर की बात किया जाए तो सिर 858 है, यानी कि हेड आपका 858 है। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अब देखिए लेग जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे तोता कितना होगा, तोता साथियों x रहा होगा। ठीक है, और हाथी मान लेते हैं क्या रहा होगा y रहा होगा। ठीक है, तो तोता यानी कि x, तो x के पास तोता के पास कितने पैर होंगे साथियों, पैर की बात किया जाए ना तो एक तोता के पास 2 पैर होंगे, और टोटल कुल मिला के तोता कितने हैं x है, तो 2x प्लस। अब हाथी के पास कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, और हाथी की संख्या कितनी है 4, तो इतना पैर हो गया। तो ये दोनों का पैर मिला दिए तो पैर मेरा कितना हो गया 1746। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, हेड की बात कर रहे हैं, सिर की बात। तो प्रत्येक के पास सिर कितने होते हैं, एक एक होते हैं। तो कुल हाथी मेरा x है, और कुल जो है कुल तोता x है, और कुल हाथी जो है साथियों वह y है। तो इस दोनों का हेड मिला दिए तो कितना हो गया 858। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 1764, 2x प्लस 4y जो कि 1764 के बराबर है। और मुझे क्या करना है कि इस वाले में साथियों, इस वाले में x y में 2 से मल्टीप्लाई करना है। x प्लस वाई बराबर 256, 2x प्लस 2y मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 856 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साथियों। 856 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 856 गुना 2। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस को माइनस में, फिर ये प्लस है तो माइनस में, और ये माइनस में। अब यहाँ से माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, 4y में से 2y जाएगा तो कितना आएगा 2y आ जाएगा। बात करें साथियों यहाँ 1764 में से इसको घटाएंगे, यानी कि 1764 माइनस 2 छक 12 है ना, 2 5 10 1 11, 2 8 16 1 17। तो यहाँ पे घटाने पर क्या आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5 आ जाएगा, यानी 52। y के बराबर क्या हो जाएगा 52/2, यानी कि साथियों 26 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुल मिला के अगर बात किया जाए तो 26 क्या है साथियों, तो साथियों यहाँ पे 26 क्या हो गया हाथी। ठीक है, 26 हाथी हो गया। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए सिर की संख्या तो 858। ठीक है, उसमें से 26 घटा लेते हैं हाथी को, तो 8 में 6 गया 2,
5 में से 2 गया 3, 832 यहाँ पे क्या आ जाएंगे साथियों। साथियों देखिए यहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ है, ठीक है, 1764 नहीं है बल्कि क्या है 1746। देखिए मैं बताता हूँ, 1746 है ना, यहीं पे आपका मिस्टेक हो गया, 1746 आएगा। 1746 को देखेंगे, अब 1746 में से 1712 जाएगा तो 6 में से 2 गया यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4 में से 1 गया यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। 1746 है तो 6 में से यहाँ पे 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा, यानी कि 34, यानी कि यहाँ से 17 घट जाएगा, ठीक है। यानी y बराबर क्या हो जाएगा साथियों, y बराबर 17। चलिए साथियों एक बार इसे आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, दिया हुआ है, मान लेते हैं कि तोता जो है साथियों, तोता, उस तोता की संख्या जो थी वह x थी और हाथी की संख्या क्या थी साथियों, हाथी की संख्या y थी, ठीक है। तो पैरों की संख्या कुल क्या दिया गया था 1786, तोता और हाथी के पैरों को मिला देंगे 1746 होगा। तो तोता के पास कितने पैर होंगे 2x प्लस ये 2x है, प्लस हाथी के पास कितने पैर होंगे 4, और कुल कितने हाथी हैं y, तो इस दोनों को पैर को ऐड कर देंगे तो 1746 हो जाएगा। अब बात किया जाए, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बात किया जाए सिर की, तो तोता के पास कितने सिर होंगे x, तो टोटल तोता कितना है x, और हाथी का संख्या कितनी है y, और हाथी के पास कितने सिर होते हैं 1, तो ये हाथी का सिर मिला के कितना हो जाएगा साथियों 858। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 को 1 से मैच करने के लिए, घटाने के लिए, माइनस करने के लिए अथवा काटने के लिए बराबर करना होगा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे 2x लाने के लिए इस सब में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि क्या होगा 2x प्लस 2y बराबर 2 छक 12, 2 पचे 10, 1 11, 2 8 16, 1 17, ठीक है। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा, यहाँ पे 858 है साथियों, ठीक है। तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 पचे 10, 1 11, 2 8 16, 1 17, यानी कि 1716 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस इक्वेशन को लिखेंगे 2x प्लस 4y, ठीक है, 2x प्लस 4y जो कि कुल मिला के कितने के बराबर होगा साथियों 1746, ठीक है। अब इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y 1716 हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस को माइनस करेंगे, फिर प्लस को माइनस करेंगे और प्लस को माइनस करेंगे, तो यह 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब 4y में से 2y चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 2y। अब इसको माइनस करते हैं, 6 में से 6 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा 3, ठीक है, और 2 इसको कैंसिल करेगा तो यह 15 बार में कट जाएगा। y यानी कि हाथी जो है उसके सर की संख्या कितनी आ गई 15, यानी कि हाथी 15 ठो हुआ होगा, और कुल मिला के कितना था साथियों, तो कुल मिला के 858 था, ठीक है सर। तो हाथी का सर निकल गया, तो अब बचना चाहिए तोता, तो घटाते हैं, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 1 गया 4, और 843, तो 843 साथियों यह तोते की संख्या थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर साथियों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ए अकेला एक कार को 10 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। ए अकेला 10 दिन में और बी 15 दिन में काम करता है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। ए कितना दिन में 10 दिन में और बी 15 दिन में, ठीक है। तो काम का अगर ये ले ले एलसीएम कर ले तो 30 हो जाएगा। 10 का ए का एफिशिएंसी 10 तिहाई 3, ए एक बार में क्या करेगा एक दिन में 3, और 15 जो है एफिशिएंसी क्या करेगा 15 दूना 30, यानी कि बी जो है 2 के एफिशिएंसी से काम करेगा, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि यदि वे एक दिन छोड़कर
एक दिन बारी बारी से काम करे तो ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, यानी कि एक दिन ए काम करे एक दिन बी काम करे। तो चलिए देखते हैं, अब बारी बारी से करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले ए करेगा फिर बी करेगा, यानी कि 2 दिन में साथी कितना काम होगा, पहले ए करेगा तो 3 करेगा और फिर अगले दिन बी करेगा, तो इस 2 दिन में कितना काम होगा साथियों, 5 दिन काम। फिर 2 दिन करेगा, ठीक है ना, अगले 2 दिन, यानी कि 4 दिन में कितना काम होगा, तो फिर होगा 10 काम, ठीक है। इस तरीके से साथियों 3 और 2 इसको जोड़ते हैं 5, 5 छक्का 30 और अल्टरनेट है तो यहाँ पे 12, यानी कि यह 12 दिन में समाप्त कर लिया जाएगा साथियों। इसका आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 12 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99 नंबर में कह रहा है किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कमी उतनी ही है, ठीक है। अब देखिए किसी संख्या को अगर आप आधा कर देते हैं तो उसकी 100 से उतनी ही कमी है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए लिखते हैं 100 से उतनी ही कमी है, ठीक है, जितनी, अब जितनी क्या, उस संख्या का 100 से अधिक का आधा है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कमी, तो आधा करेंगे तो 100/2 होगा ना, तो 100/2 100 से उतना ही कम है, ठीक है। 100 से साथियों यह उतना ही, आधा करने पर उतना ही कम है जितना क्या, उस संख्या का 100 से अधिक का आधा है, ठीक है। 100 से अधिक का आधा, यानी कि इक्वेशन बनेगा x माइनस 100/2। आप इसको सॉल्व करेंगे साथियों तो आपको फाइंड करेंगे x का वैल्यू 150 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सॉल्व ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगले स्लाइड में जाते हैं, ठीक है। स्लाइड में जाके इसे सॉल्व करते हैं। स्लाइड में क्या है साथियों कि 100 माइनस x/2 जो कि बराबर हो जाएगा x माइनस 100/2 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको आप तोड़ते हैं तो साथियों x/2 कर लीजिए, फिर माइनस क्या कर लीजिए 100/2, यानी कि यहाँ पे 50 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर क्या करेंगे माइनस x/2 है और यहाँ पे क्या है साथियों 100, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इस 100 को ये कितने बार में करेगा 50 बार में, और यहाँ x/2 क्या है, x/2 जो है साथियों x/2 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस x/2 और फिर ये आ जाएगा माइनस x/2 और यहाँ पे बराबर क्या आ जाएगा माइनस 100 आ जाएगा ना, 100 प्लस में इधर माइनस 100 आ जाएगा। तो यह माइनस 100 और माइनस 50 कितना हो जाएगा माइनस 150, ठीक है। यह हो जाएगा माइनस 150 और इधर क्या हो जाएगा माइनस x/2 और माइनस x/2, ठीक है। 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, इससे एक बार में कटेगा, यानी कि माइनस x बराबर माइनस 150, ठीक है। माइनस x और माइनस x क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2x हो जाएगा साथियों, माइनस 2x/2 बराबर माइनस 150, ठीक है। तो माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 150, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 150, यानी कि ऑप्शन नंबर, ये डायरेक्टली ऑप्शन से भी बन सकता था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 में क्या पूछा गया है कि राम 3500 रुपये से एक कारोबार प्रारंभ करता है तथा 6 माह के बाद पश्चात लक्ष्मण एक भागीदार के तौर पर राम के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो 3500 रुपये राम 6 महीने के लिए लगाएगा, 12 महीने के लिए लगाएगा, और उसके बाद लक्ष्मण जो है 6 महीने के कितने लगाएगा, जो अमाउंट है तो अमाउंट पता नहीं है, तो वह राशि क्या बन जाएगी 2:3 के अनुपात में हो जाएगा। तो देखिए राम 3500 लगाता है, ठीक है, राम जो है साथियों राम 3500 लगाता है 12 महीने की, और उसके बाद कौन आ जाता है लक्ष्मण आ जाता है, ठीक है। लक्ष्मण कितना लगाता है पता नहीं, 100 रुपया लगाता है वह 6 महीनों को के लिए, तो इसका रेशियो 2:3 में डिवाइड होता है। अब काट दीजिए, यहीं से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 2 से ऊपर ऊपर कट जाएगा, ठीक है। अब इस इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो
x जाके उधर चला जाएगा और ये इसमें जाएगा मल्टीप्लाई 3500 को 3 से करेंगे। 3 में 0 0, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, यानी कि 10,500 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10,500, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से साथियों 100 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गए। आप सभी लोग इसी तरह जुड़े रहिए, जब तक 100 प्रश्न कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वीडियो को बंद भी नहीं करेंगे और मैथ के प्रश्न को छोड़ेंगे भी नहीं। थैंक यू सो मच साथियों, आपका बने रहने के लिए। अगला क्या करेंगे, अगला सेट नंबर 9 को कल डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।